137 साल तक नौकरी और वो भी सरकारी नौकरी और सबसे बड़ी बात वर्दीधारी नौकरी यानी अनुशासित नौकरी। जी हाँ, एक ऐसे परिवार से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा जिस परिवार ने अपने 3 पीढ़ियों में 137 साल तक देश सेवा की है। नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई। आप देखना शुरू कर चुके हो रवि की रिपोर्ट और मैं रूबरू करवाने जा रहा हूं उस शख्सियत से जिस शख्सियत के परिवार में, जिसकी पीढ़ी में 137 साल तक डिसिप्लिन नौकरी करने का रिकॉर्ड है। बिल्कुल, हमारे साथ हैं बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह। सर, आप बीकानेर के निवासी हैं, आप राठौड़ हैं, आपका परिवार 137 साल तक सर्विस कर रहा है और वो भी वर्दीधारी सर्विस कर रहा है। इतनी बड़ी एक परिवार के भीतर इतना गहरा खून देश सेवा से जुड़ा हुआ कौन कौन रहे हैं आपके परिवार में 137 साल तक? देखिए, मेरे जो परदादा जी थे कर्नल राव बहादुर सर ठाकुर सादुल सिंह जी, वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। रोड़ा गांव है नोखा के पास। वहां से वो 5-6 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के साथ बीकानेर आए थे पैदल चलकर, उस जमाने में 1885 के अंदर। और यहाँ आके उन्होंने लैंप के नीचे पढ़ाई करी। उसके बाद में जब गंगा सिंह जी को पता चला कि ऐसे ऐसे कि जो ऐसे बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, बहुत होशियार है पढ़ाई में, तो उनको स्कॉलरशिप मिली। और उस जमाने में उन्होंने उनको एज ए कैप्टन रैंक में गंगा रिसाले में जॉब मिली। और वो कैप्टन रैंक से वो फिर एडीसी बने, महाराजा गंगा सिंह जी के साथ रहे। और एडीसी के बाद में वो कर्नल रैंक तक पहुंचे। और उन्होंने इस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इजिप्ट के अंदर लड़ाई लड़ी जर्मन्स के अगेंस्ट में। और उसके बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब वो ट्रीटी ऑफ वर्साई जो पेरिस के अंदर हुई थी, वो हिस्टोरिकल मूवमेंट था वर्ल्ड के स्टेज के ऊपर, जिसके अंदर महाराजा गंगा सिंह जी के साथ वो एज ए कर्नल स्टाफ अफसर गए थे। और वो ट्रीटी 1919 में हुई थी। उसके बाद में फिर वो इंडिया आ गए। और इसके बाद में वो कुछ साल उन्होंने नौकरी करी, गंगा रिसाला में आर्मी की नौकरी करी। और उसके बाद में वो उनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मिला। वो फिर बीकानेर के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। ओके। आप देखिए कि बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम पे जितने भी डेवलपमेंट हुए, जिसके अंदर आप चाहे पीबीएम हॉस्पिटल ले लो, चाहे आप कचहरी ले लो, चाहे लालगढ़ ले लो, चाहे लक्ष्मी निवास ले लो, चाहे गजनेर पैलेस ले लो, जितने भी जूनागढ़ के बाहर के जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने, बिल्डिंग बनी, उसमें सब में उनका हाथ था। और सबसे बड़ा जो इस बीकानेर प्रदेश को और गंगानगर को जो सौगात मिली थी गंगा सिंह जी के टाइम पे, वो थी गंग कैनाल। उस गंग कैनाल को प्लानिंग और उनका दिमाग जो था वो जो पूरा करने में, उनमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो एज ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उसके बाद में उनको काफी अपॉइंटमेंट मिले। और उसके दौरान उनको राव बहादुर का टाइटल मिला और सर का उनको टाइटल मिला। और उसके बाद में वो 1937 में जब एक्सपायर हुए, उसके पहले उन्होंने 3 बार वो कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर रहे बीकानेर स्टेट के। और लास्ट में जब उनको बोला गया कि आप प्राइम मिनिस्टर का टेक ओवर करें, तो उन्होंने मना कर दिया अपने हेल्थ के रीजन से। और बताते हैं कि जब वो एक्सपायर हुए 1937 में, तो जो महाराजा गंगा सिंह जी थे, उनका ये कहना था कि मेरा दाहिना हाथ चले गया मुझे छोड़कर। ये उनका स्टेटमेंट था कि सादुल वाज माय क्लोज फ्रेंड एज वेल एज मेरा स्टाफ, बहुत ही नजदीकी स्टाफ अफसर था और इतना काम किया उन्होंने बीकानेर के लिए, उनको बड़ा दुख हुआ। ये था सादुल सिंह जी। ये आपकी विरासत है, ये मेरे परदादा जी। और ये बीकानेर, मतलब आपने गंग नहर का जिक्र कर डाला, आपने बीकानेर के उन स्थानों का जिक्र कर डाला जो बरसों बरस से आज भी वैसे ही खड़े हैं। सर, उसके बाद में आपके फादर साहब भी सर्विस में रहे और उसके बाद आप भी सर्विस में आए। मैं अगर सीधी आपकी लाइफ स्टाइल से शुरुआत करूं तो आप बास्केटबॉल प्लेयर थे और 87 में आप बीएसएफ में आए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं एक और शख्सियत का नाम जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर, मेरे ग्रैंडफादर। जब मेरे परदादा जी सर्विस में थे, तब मेरे ग्रैंडफादर जो है जसवंत सिंह जी, जिनको जस जी के नाम से जाना जाता है, वो बीकानेर स्टेट के पुलिस इंचार्ज थे। अब आप देखिए, वो इतना लेजेंड आदमी थे वो, कि वो जब आजादी के बाद जब पार्टीशन हुआ, तब काफी लोग माइग्रेट किए थे बीकानेर से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लोग इंडिया आए। उन्होंने ये वादा किया था कि यहाँ पे कोई भी गदर
या कत्लेआम नहीं होगा, उन्होंने इंश्योर किया। और आज उसको लोग सब याद करते हैं जसवंत सिंह जी को। तो जसवंत सिंह जी जो मेरे दादाजी थे, वो 1971 में जनवरी के आसपास वो रिटायर हुए राजस्थान पुलिस के आईजी बनकर। उस जमाने में आईजी हेड होता था। उस जमाने में 2 आईजी थे, सुल्तान सिंह जी और मेरे ग्रैंडफादर जसवंत सिंह जी, आईजी इंटेलिजेंस। उसके बाद में ऑफकोर्स मेरे फादर ने भी आरएसी ज्वाइन किया, फिर बीएसएफ में आए, उनकी भी 38 साल नौकरी। और फिर मैंने जो है 87 में जब बीएसएफ ज्वाइन करी, और मेरे पापा ऑलरेडी बीएसएफ में थे शादी मतलब एक म्यान में 2 तलवार। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि अब मैं एक ही बेटा था उनका। तो उन्होंने बोला भाई अपना ट्रेडिशन है यूनिफॉर्म का, अब आपने ज्वाइन कर लिया है, अब मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता हूँ, मेरी 38 साल नौकरी हो गई है। तो जिस दिन मैं पास आउट हुआ था सितंबर 88 में, सेम डे वो नौकरी छोड़ के घर आ गए थे, क्योंकि उनकी 38 साल नौकरी हो गई थी। उनकी सर्विस थी, 2-3 साल नौकरी कर सकते थे, लेकिन वो आ गए। तो तब से मैं आज, मेरी 36 साल नौकरी हो गई, तो टोटल अगर आप ऐसे करें तो इतने साल नौकरी होगी, 137 साल की नौकरी यूनिफॉर्म में, एक दिन का भी सर्विस ब्रेक नहीं। अच्छा, अब आप अपनी सर्विस के अंतिम पड़ाव पर हैं, आपका शायद जल्दी रिटायरमेंट भी होने वाला है। मैं अभी मेरा रिटायरमेंट नवंबर में है, नवंबर 30 को मैं रिटायर हो जाऊंगा। और आपसे पहले आईजी भी बन जाएंगे। हाँ, मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा प्रमोशन 1 अक्टूबर को आए। आई एम एक्सपेक्टिंग, जब तक प्रमोशन नहीं आता तो अटकलें ही लगाते हैं, लेकिन यस, मैं अप्रूव्ड हूँ पैनल में, और मैं होपफुली 1 अक्टूबर को मेरा प्रमोशन। अच्छा पुष्पेंद्र सर, आप जो है बीएसएफ में खासतौर से बीकानेर इलाके में एक नया नवाचार कर रहे हैं, जो इंडो पाक बॉर्डर है, या जो जहां तक लोग बाग नहीं पहुंच पाते, हम लोग फिल्मों में ही देखते हैं बॉर्डर कैसी होती है, कंटीले तार मतलब बॉर्डर। आपने वहां पर टूरिस्ट पैलेस डेवलप कर दिए, इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, मैंने आपको बताया कि फैमिली में ये ट्रेडिशन रहा है, काम करते रहो। मेरे परदादा जी ने जो काम किया, मैं उनके उनके जगह तक पहुंच नहीं सकता, उनके लेवल पे मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये खून में है कि कुछ ना कुछ करो, काम करते रहो, नेवर गिव अप। जब मैं यहाँ आया तो मेरी 36 साल नौकरी में, मतलब मेरी 33 साल नौकरी बाहर बॉर्डर की है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश बॉर्डर, बर्मा बॉर्डर, मणिपुर, सब जगह मैं रहा हूँ, पंजाब। लेकिन जब ये मुझे मौका मिला 3 साल का, कि भाई बीकानेर पोस्टिंग हो गई, होम पोस्टिंग हो गई है, तो मैंने ये कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ बीकानेर स्टेट के लिए, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के लिए और बीएसएफ के लिए। तब ये आइडिया आया कि बॉर्डर टूरिज्म के नाम से आजकल सरकार काफी प्रमोट कर रही है बॉर्डर टूरिज्म को। देखिए अभी बजट में भी बॉर्डर टूरिज्म को का कैटर किया गया है। तो सांचू बॉर्डर जो है, सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट को हमने आम पब्लिक के लिए खोल दिया अंडर टूरिज्म प्लान के अंदर। सांचू बॉर्डर जो है, बीओपी जो है, वो 65 में वॉर हुई थी, 71 में भी वहां वॉर हुई थी, तो हिस्टोरिकल बॉर्डर आउटपोस्ट है। लोग तनोट जाते हैं, बीकानेर से तनोट जाने की क्या जरूरत है, आपके पास यहाँ बॉर्डर है नजदीक, बीकानेर वासी वहां जा सकते हैं। और अभी ऑलरेडी जाने लगे हैं काफी स्कूल के बच्चे, डेली मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि सब हम सांचू देखना चाहते हैं। सो सांचू को डेवलप किया, साथ साथ में आपने एक वाघा बॉर्डर जैसा सीन भी यहाँ खाजूवाला में वो भी हमने प्लान किया। आने वाले टाइम में आई एम श्योर खाजूवाला में भी कोई परेड होगी, क्योंकि हमने वहां पे काफी काम किया, वहां एक ग्राउंड भी बनाया, परेड ग्राउंड भी बनाया। बट बिकॉज ये क्योंकि अटारी में परेड होती है, उसके बाद ऑक्ट्रॉय में होती है, फिर पंजाब में भी एक जगह फाजिलका में कहीं होती है, तो वो ध्यान में रखते हुए अभी एज ऑफ नाउ बीएसएफ ने इसको होल्ड पे रखा है। बट आई एम श्योर आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि खाजूवाला में भी एक भव्य परेड होगी। जब सर्विस की आपकी बात चल रही है तो मेरे को याद आता है कि इस बॉर्डर की आप पहली लाइन है इसकी सिक्योरिटी की, और इसी दरमियान आपने एक बहुत बड़ा काम भी किया है, सबसे बड़ी मात्रा में हीरोइन भी आप ही के नेतृत्व में पकड़ी गई पाकिस्तान से आने वाली। बिल्कुल, जो है ये 2 साल पहले हमने 300 करोड़ हीरोइन का सीजर किया था इधर ही खाजूवाला सतराना एरिया के बॉर्डर में, और वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वेस्टर्न बॉर्डर पे आई थिंक इतना बड़ा अचीवमेंट बहुत रेयर है। और इस एरिया में ड्रग का जो ये स्मगलिंग का इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ने का मतलब है कि स्मगलर्स की कमर तोड़ना। अब ऑफ कोर्स क्योंकि गंगानगर थोड़ा एक्टिव हो गया है और ड्रोन से, लेकिन हमने काफी ड्रोन गिराए अभी रिसेंट टाइम में। आपने देखा होगा हमने कुछ ड्रोन भी गिरा दिए, और हमने कुछ इनके स्मगलर्स को पकड़ लिया, इनका जो कंसाइनमेंट लेने वाले हैं तो उनको भी पकड़ा। तो बीएसएफ जो है वो कोई भी ऐसा गलत काम यहाँ होने नहीं देगी। और साथ साथ में हम लोग पब्लिक से भी जुड़े हुए हैं। हमारे को सबसे अच्छी बात ये लगी हमें कि इस एरिया में पब्लिक, जो आम पब्लिक है बॉर्डर एरियाज में, उनमें देशभक्ति का जज्बा है। वो हमें खबर दे देते हैं कि साहब ये बंदा संदिग्ध है। जो 2 बंदे पकड़वाए थे वो भी उन्होंने पकड़वाए थे। सो ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग समय समय पर
प्रोग्राम करते रहते हैं, इन लोगों से मिलते रहते हैं, तो बिल्कुल, पब्लिक का एंगेजमेंट होगा तो बिल्कुल। ज़्यादा आप लोगों के लिए नौकरी करना, सरहदों की रक्षा करना आसान होगा और उसी के अनेक प्रोग्राम्स आपने चलाए हैं। मैं जब बीएसएफ कैंपस में अंदर एंटर कर रहा था, तो एक बड़ा-सा बैनर बाहर मुझे दिखाई दिया। हालाँकि जोश दिलाते हैं भारतीय युवाओं को सेना में, बीएसएफ में भर्ती होने के लिए कहने वाले हैं, पर एक चीज़ वहाँ मैंने देखी सर, आप मोदी जी के साथ ऊँट पर सवार हैं। कहाँ का वाक़या है वो? बिल्कुल, देखिए ये एक मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। मैं गुजरात में जब कमांडेंट था तो मोदी जी वहाँ सीएम थे और हमारा कैंपस बिल्कुल उनके ऑफिशियल रेजिडेंस के सामने था। हुँ, तो बहुत ही रेगुलर हमारा 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जो एट होम जो प्रोग्राम्स होते हुँ, हैं, हुँ, उसमें मुलाकात होती थी। फिर एकदम एक बार उन्होंने बॉर्डर विज़िट करने की इच्छा ज़ाहिर करी और जो है जवानों के साथ, जो जैसा आप जानते हैं मोदी जी का ये हुँ, हमेशा दिवाली, न्यू ईयर जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। उस वक़्त भी वो यही करते थे। तो वो बॉर्डर पे आए 1 जनवरी को, तो मैंने उनको बॉर्डर पे कंडक्ट किया था और उन्होंने इच्छा ज़ाहिर करी कि मैं ऊँट पे बैठ के आगे जाना चाहता हूँ, तो आगे दलदल था। हुँ, तो वो ऊँट को उनको बोला कि भी कौन मेरे साथ चले, कभी सीएम के साथ तो फिर कमांडेंट साहब ही बैठेंगे, तो हुँ। मैंने उनके पीछे बैठे कॉन्फिडेंटली उनको राइड कराया, वो मेरे लिए बड़ा एक्सपीरियंस था। उसके बाद अभी 1 साल पहले जो है मोदी जी जो है वो जैसलमेर आए थे, हाँ जी। तनोट। हुँ, तो तनोट में जब आए तो मेरी उनसे दोबारा मुलाकात हुई, उन्होंने पहचान लिया, वो मेरे लिए बहुत बड़े एक अच्छा मोमेंट था, जब मैंने उनको बोला सर आपने मुझे पहचाना, तो बोला आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? हुँ। तो जो आपने तो मुझे जो है गुजरात में हमें घुमाया था, विज़िट कराया था और वो बॉर्डर भी पे। ऊँट पर जो 2 बार बैठता है और 2 बार उठता है, अपने आप में एक बड़ा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हुँ, और हमें गर्व है कि हमारे इतने सक्षम और ग्रेट लीडर हैं अभी, जिस तरह से हिंदुस्तान का जो आज नाम है पूरे वर्ल्ड वाइड। हुँ, और हमारे को भी जब बॉर्डर पे हम ड्यूटी करते हैं तो बड़ा गर्व से सीना ऊपर, हमें पता है कि इंडिया कितना स्ट्रांग होता जा रहा है और पाकिस्तान जो हमारा एक तरह से काउंटर पार्ट है, हुँ, और उनकी हालत देखो और हमारी हालत देखो। हम बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, हमारे पास लाइट है, हमारे पास गाड़ियाँ बेस्ट ऑफ द व्हीकल्स है, हमारे पास रोड्स है, फेंसिंग है। उधर देखते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं है। हुँ। उनका अभी भी वही हाल है। सो दैट वे हमारा ट्रूप्स का मोराल अप रहता है। ये सब बिकॉज़ सरकार जो है हमें हमेशा सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है और सपोर्ट करती है। उसकी वजह से जो है ओवरऑल जो है कंट्री का और हमारा सबका मोराल अप है। सर 38 ईयर की सर्विस हो गई, बाकी आपका मोराल देखकर लगता नहीं है कि आपको बीएसएफ को रिटायर कर देना चाहिए। पर आप जब अब रिटायर हो रहे हैं, तो आपने कुछ प्लान्स भी सोचे होंगे और मुझे नहीं लगता कि आप शांत बैठने वाले हैं। बीकानेर के जन्मे जाए हैं, बीकानेर के लोगों की बात कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ प्लान्स शेयर करना चाहेंगे? देखिए मैं 30 नवंबर तक तो यूनिफ़ॉर्म पहन रखी है। जी। सो मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा और मुझे कोई भी काम दे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी काम हो जो मुझे लगे कि मैं इसमें अपना कुछ योगदान दे सकता हूँ, हुँ। तो मैं हमेशा रहूँगा और मैं ऐसी एनर्जी एनर्जी को जो है यूज़ करता रहूँगा। और जो है जिस तरह से बॉर्डर पे हम लोगों ने ड्यूटियाँ करी है और शहर में अगर मौका मिलेगा तो शहर में करेंगे, बॉर्डर में करेंगे, जहाँ भेजेंगे हम काम करेंगे। मतलब आपकी जो एनर्जी है, वो आपके इंस्पायर आप मोदी जी से काफ़ी इंस्पायर हैं, पीएम मोदी हैं और कुल मिलाकर अगर आफ्टर रिटायरमेंट हालाँकि आपने कहा है कि आप और वर्दी पर हैं, सीट पर हैं अभी, परंतु आफ्टर रिटायरमेंट प्लान बीजेपी के साथ है कहीं? अगर आपको चांस मिलता है, तो क्या बीकानेर के यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं या कोलाय से लड़ सकते हैं? ये चर्चाएँ वैसे फील्ड में भी है। नहीं बिल्कुल, देखिए जो सोच होता है, हर एक आदमी का अपना-अपना सोच होता है। तो बट नेचुरली मेरा भी सोच वही है कि जो है मोदी जी है, मैं तो उनका फ़ैन हूँ। हुँ। क्योंकि मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, तो मैं तो उनके साथ ही रहूँगा। तो बट नेचुरली अगर मुझे कोई मौका मिलेगा तो डेफ़िनेटली मैं अच्छा हमेशा तैयार हूँ। एज ए पॉलिटिशियन कोई भी व्यक्ति और जो व्यक्ति डिसिप्लिन लाइफ से जुड़ा हुआ हो, जो सेना की वर्दी से गौरवशाली पूर्ण उसकी लाइफ रही हो, वो एज ए पॉलिटिशियन क्या कर सकता है? क्या क्या संभावनाएं हैं उसके लिए? देखिए सबसे पहला प्लस पॉइंट तो ये है कि डिसिप्लिन उनके खून में होता है, जो हम्म, भी यूनिफ़ॉर्म वाला होता है, और काम भी तरीके से करने की आदत होती है। हम्म, और क्योंकि जब आप बीएसएफ में हैं एज़ अ कमांडर, आपके नीचे 8,000 आदमी, 5,000 आदमी आपने हमेशा कमांड किया है, हम्म, तो उसके अंदर आप ये नहीं देखते कि कौन कहाँ से आया है। हम्म, आप समझे मेरी बात? हम्म, कि आप सबके लिए हैं। तो आपके नीचे हर एक प्रांत का आदमी हमारे साथ है, हर एक हम्म, कम्युनिटी का आदमी हमारे साथ है। सबने वर्दी पहन रखी है
वर्दी पहन ली सबका तो सबका साथ एक ही, सबका विकास। सबका एक ही है, सबका साथ सबका विकास। वर्दी पहन ली तो आपने जो जवानों के साथ काम कर रहे हैं सभी आपके साथ है। सो ये एक लीडरशिप क्वालिटी जो यूनिफॉर्म में डेवलप होती है ओवर द ईयर, वो इतनी जल्दी कहीं पे भी कोई जो है कल को उठ के कोई भी आके सब मैं भी लीडर बनना चाहता हूँ, इट इज नॉट ईजी। 36 साल नौकरी में आपने अलग अलग लेवल पे अलग अलग लीडरशिप की होती है, तो आपके खुद में आपने डेवलपमेंट को भी करीब से देखा होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने शहर को, अपने गांव को, अपनी जगह को सजा सकते हैं, डेवलप की दिशा में ले जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, आप बीएसएफ कैंप में आ रहे हो, आप आर्मी कैंप में जाके देखिए, और आप बाहर जाके देखिए, आप सिविल में जाके देखिए, क्यों हमको सफाई अभियान करना पड़ता है? जब आप खुद अपने कैंपस को हम साफ रख सकते हैं, आर्मी भी साफ रख सकती है, तो बाहर भी मोहल्ले भी साफ हो सकते हैं। ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। फौज में और बीएसएफ में सिर्फ दोगलापन नहीं चलता, वहाँ बहुत डिसिप्लिन लाइफ होती है। पर आप जिस फील्ड में आने की बात कर रहे हैं या जिस तरह की आपकी सोच है, पॉलिटिक्स क्या अब इतना साफ सुथरा रह गया है या इसके भीतर जाके साफ सुथरा करना पड़ेगा? नहीं, ऑफ कोर्स इतना अच्छा काम हो रहा है। तो सारे जो पॉलिटिशियंस हैं सब अपना-अपना योगदान दे रहे हैं, और आई एम श्योर इसके ऊपर स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है, बिकॉज़ देश तो तरक्की कर ही रहा है, सारे लीडर्स अपने-अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, और 1-2 तो गलतियाँ, और 1-2 लीडर्स या 1-2 पुलिस अफ़सर या 1-2 आर्मी अफ़सर तो सब जगह गलत होते हैं। हमारे फ़ोर्स के अंदर भी आप देखिए, हम डिसिप्लिन जो है इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करते, तो इट इज़ एवरीवेयर। चलिए, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ जो डीआईजी से आईजी बनने वाले हैं, और कुछ ही समय बाद में इनका रिटायरमेंट है, और इस रिटायरमेंट से पहले राजस्थान के विधानसभा चुनाव भी हैं। पुष्पेंद्र सिंह से बातचीत की तो ये लगा कि ये व्यक्ति रुकने वाला नहीं है, विकास की सोच रखने वाला क्रियाशील व्यक्ति, और वर्दी वाले अमूमन ऐसे होते ही हैं, जिसकी 3 पीढ़ियां सर्व कर रही है, वो ऐसी होगी। अब रही बात कि ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, किस पार्टी से इनको टिकट की इनकी दावेदारी होगी या इनको टिकट मिलेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल ये वर्दी में है, और इनका सिर्फ यही कहना है कि ये रिटायरमेंट के बाद में निश्चित रूप से ऐसा काम करना चाहेंगे जो बीकानेर के डेवलपमेंट के इन्हें क्रियाशील रख सके। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई, बीकानेर।